हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शेली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? इंट्रोडक्शन। सो मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब हम किसी लार्ज चीज़ की, किसी बड़ी चीज़ की बात करते हैं। ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब छोटी चीज़ की छोटे लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। माइक्रो मैक्रो समझ रहे हो? मतलब फर्क आई और ए में ही समझ रहे हो? माइक्रो छोटा सा होता है, मैक्रो मीन्स एक्सपैंड किया हुआ, बहुत बड़ा। तो वही चीज़ हो गई। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब इसमें क्या मतलब, इसका लाइन का इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे कि कोई इकोनॉमिक इशू है या कोई प्रॉब्लम है कि देश की क्या दिक्कतें हैं, देश में क्या इश्यूज चल रहे हैं। देश के लेवल पे जब हम बात करते हैं ना, इंडिविजुअल के लेवल पे नहीं, एक अकेले इंसान आपके और मेरे बारे में बात नहीं हो रही, पूरे इंडिया, पूरे नेशन की बात जब होती है, पूरी कंट्री की बात जब होती है, तो उसको कहते हैं, वो किस में आती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जब किसी दिक्कतों की, जब इंडिया की दिक्कतों की, इंडिया की परेशानियों की बात होती है, तो वो किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। हाँ, तो आगे आते हैं। इट लार्ज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल मतलब कि पूरी कंट्री को एज अ होल, मीन्स सभी को इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है। हाँ, तो अब इसमें क्या क्या कैसे कैसी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंट्स की ग्रोथ ऑफ आउटपुट, इन्फ्लेशन हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब लगातार प्राइस बढ़ते जाते हैं। और डिफ्लेशन क्या होता है? जब लगातार प्राइस कम होते जाते हैं। ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स के बारे में जब बात की जाती है, उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। अब वो कह रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डिफर है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, अलग कैसे है वो। अब मैं देखो, अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं यहाँ पे। बेसिस ऑफ स्टडी, कि स्टडी का बेस क्या है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है किन प्रॉब्लम्स को? छोटी छोटी दिक्कतें एक इंसान को लेके, कि उसकी चॉइस में या स्कैसिटी की कोई कमी है उस इंसान की ज़िंदगी में। तो उन जब चीज़ किसी इंसान की, या फिर किसी घर की पर्टिकुलर, या किसी पर्टिकुलर फर्म की, एक कंपनी की, एक इंडस्ट्री की, जब एक के बारे में बात की जाती है ना, तो सॉरी, वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे। लेकिन जब यही सेम चीज़ एक पूरी कंट्री, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वो आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। तो ये हो गया बेसिस ऑफ स्टडी, कि स्टडी का बेस क्या है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कहा गया है कि कंज्यूमर का एक्सरसाइज होती है कि चॉइस ऑफ गुड्स, कि क्या गुड्स वो चूज कर रहा है अपनी सेटिस्फैक्शन पूरी करने के लिए अपने लिमिटेड इनकम में से। सपोज मेरी 50,000 की इनकम है, मैं 10,000 के कपड़े ले रही हूँ, 5,000 की सेविंग्स कर रही हूँ, बाकी बचे 10,000 में से मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े लेना चाहती हूँ। ठीक है। तो वो मेरी होगी सेटिस्फैक्शन, एक लिमिटेड 10,000 में से एक सेटिस्फैक्शन ले रही हूँ। किससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है? उन कपड़ों में से मिल रही है मुझे। तो उसको जो मैं चूज कर रही हूँ, जो कपड़े, वो जो मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, उसको क्या जाता है? उसकी पढ़ाई किस में होगी? माइक्रो इकोनॉमिक में। अब यही जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब नेशनल रिसोर्सेज यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं पूरी सोसाइटी, पूरी वेलफेयर के लिए, सारे रेजिडेंट्स के लिए, जिनसे सारी रेजिडेंट्स की सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। समझ रहे हो? तो उसको वो किस में आती है? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ में आती है चीज़। ठीक है। अब इकोनॉमिक वेरिएबल, अब कई वेरिएबल्स आते हैं, कई चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन अब जैसे कोविड था, तो कोविड में क्या हुआ, कुछ चीज़ें, डिमांड और सप्लाई बढ़ती चढ़ उतरती नीचे हो रही थी, कि भैया लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग सप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों की डिमांड ही नहीं है। भाई मुझे बाजार जाके कुछ खरीदना ही नहीं है, तो वो क्यों फैक्ट्रियों वाले कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, क्यों बनाएंगे? समझ रहे हो? तो वो हो गए वेरिएबल, की डिमांड ऊपर नीचे होती है। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक में क्या वेरिएबल होते हैं? जैसे कंज्यूमर की डिमांड या प्रोड्यूसर की सप्लाई चेंज हो गई, तो वो हो गया इकोनॉमिक वेरिएबल। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई में जब चेंज आता है। ठीक है। पर्टिकुलर मेरी, मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे कपड़े नहीं लेने वो वाले, तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब कोविड की वजह से सारे देश में दिक्कत आई कि सभी लोगों ने नहीं लिया, तो क्या आ गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये हैं इनके इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स।
अब एजेंट्स कौन होते हैं? देखो, एजेंट्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। अब सपोज फॉर एग्जांपल, जो बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स या नेशनलाइज बैंक से ले लो, पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, ये जो सारे बैंक्स हैं, इनको कौन चलाता है? इनको चलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो गाइडलाइंस देता है, आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है कंट्री का। एक मेन बैंक होता है हमेशा हर कंट्री का। हमारा कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या राइट होता है? नोट छापने का। आप कोई भी नोट उठा के अभी कभी देख लो, उस पर लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी और बैंक के पास कोई राइट नहीं होता, कोई नोट नहीं छाप सकता, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छाप सकता है, कॉइन्स बना सकता है, ठीक है। तो नोट छापता है वो, और उसके आगे वही आगे कमर्शियल बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स या जो भी बैंक्स हैं उनको रूल्स देता है कि इन गाइडलाइंस के हिसाब से आपने ये काम करना है, ठीक है। तो उनको रेगुलेट कौन करता है? इकोनॉमिक एजेंट उनका कौन हुआ? आरबीआई। अब जो स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं उनको कौन देता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि है सेबी। और टेलीफोन वालों के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, ठीक है। तो ये इनको मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर पे फोकस करते हैं। अब माइक्रो लेवल पे जो है हमारे इंडिविजुअल खुद ही इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, वो हो गया माइक्रो लेवल पे, ठीक है। अब डिग्री ऑफ एग्रीगेशन पे आते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो डिग्री है एग्रीगेशन की, वो बहुत ही लिमिटेड रहती है, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी होती है वो किसी फर्म्स के स्टडी हो जाती है कि इन फर्म्स को एग्रीगेट करके हमने पर्टिकुलर कमोडिटी की, किसी सिंगल कमोडिटी की पढ़ाई कर ली, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। लेकिन यही कंपेयर करें मैक्रो इकोनॉमिक्स से, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल देखते हैं तो सारे इकोनॉमिक यूनिट्स की बात हो जाती है, पूरे इंडिया के इकोनॉमिक यूनिट्स की बात हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फ़र्क है इसमें। अब आगे आते हैं डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस में। अब एजम्पशंस क्या है? अलग अलग माइक्रो और मैक्रो में अलग अलग एजम्पशंस होती हैं। ये याद रखना, जो माइक्रो के वेरिएबल हैं वो मैक्रो के जाके कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब माइक्रो में जो चीज़ें बदल रही है इंडिविजुअल लेवल पे, मेरे लिए जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वो स्टेबल रहेगा, उसमें वो चेंजेस मैटर नहीं करेंगे। लेकिन जो मैक्रो में जो चीज़ें मैटर करती हैं वो माइक्रो वाले के लिए चीज़ें मैटर नहीं करेगी। इसका एक का वेरिएबल दूसरे का कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्या होता है? सेम रहेगा। वेरिएबल क्या होता है? जो चीज़ वेरी करती है, यानी अलग अलग होती रहती है। तो एक का वेरिएबल दूसरे का कांस्टेंट है और दूसरे का कांस्टेंट एक का वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरीके से। तो आगे आते हैं सेंट्रल इशू। अब सेंट्रल इशू क्या है? अब सेंट्रल इशू क्या होते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है? तो सेंट्रल इशू क्या रहेगा? रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है, वो सेंट्रल इशू है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक में क्या इशू रहता है कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट में क्या लेवल रहता है, वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक का इशू, ठीक है। अब आते हैं आगे मेथड्स ऑफ स्टडी में। अब मेथड्स ऑफ स्टडी में क्या है? अब आते हैं मेथड्स ऑफ स्टडी पे। मेथड्स ऑफ स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और मैक्रो में क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। अब आगे इन्होंने डिस्टिंग्विश कर रखा है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है। तो आप पढ़ सकते हो कि पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है वो इक्विलिब्रियम जब एक मार्केट में एज्यूम किया जाता है कि कोई चेंज नहीं होगा, लेबर मार्केट में या कैपिटल मार्केट में। लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है हर मार्केट में इकोनॉमी की, ठीक है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो का पार्ट होता है और जनरल जो होता है वो मैक्रो का पार्ट होता है। अब आता है माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है। अब माइक्रो में जो चीज़ लॉजिकल होगी वो ज़रूरी नहीं है कि मैक्रो लेवल पे भी लॉजिकल हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैक्रो की जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो माइक्रो में भी इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। अब वो आते हैं स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्कोप मतलब कि क्या आगे क्या फ्यूचर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और सिग्निफिकेंस मीन्स इसकी क्या पढ़ाई, क्या इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। स्कोप क्या है कि नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स हम उससे एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। कि हम जान सकते हैं कि कितनी नेशनल इनकम रही है और क्या एग्रीगेट्स रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहा है, नेट कितना रहा है, ये सब चीज़ें। और नेक्स्ट है उसके बाद की थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी जान सकते हैं कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या कॉजेज़ हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, क्या रेमेडीज़ हैं जिससे हम इससे मतलब इससे
अब उभर सकें अनएम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। तो केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल के लिए स्कोप में आते हैं। थ्योरी ऑफ मनी, अब मनी की थ्योरी यहाँ पे पढ़ी जाती है कि बिकॉज मनी जो है वो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है वो पूरे देश की मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो इसलिए जो थ्योरी ऑफ मनीज है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही बनती हैं। अब अलग थ्योरी बनती है जनरल प्राइस लेवल में, कि इन्फ्लेशन होना है, डिफ्लेशन होना है, वो सब चीज़ें, कि क्या लगातार प्राइस बढ़ते जाएंगे या लगातार प्राइस कम होते जाएंगे या ऊपर नीचे होगा, वो सब चीज़ें थ्योरीज। गवर्नमेंट का क्या रोल है कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो क्या इम्पैक्ट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, वो सब चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। अब आगे आते हैं एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट वो होता है रेट, जैसे सपोज मेरा भाई या मेरे कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं, मेरे पापा रिलेटिव बाहर रहते हैं किसी कंट्री में, यूएसए में, ठीक है। तो वो उन्होंने $100 आज कमाए, तो वो आज मुझे $100 वापस भेजना चाहते हैं मेरी कंट्री में मेरे लिए खर्चे के लिए। तो अब वो जो $100 वहाँ पे $100 हैं, यहाँ पे वो कितने रुपीज़ में बनेंगे? इंटू 74, मतलब यहाँ के 7400 रुपीज़ बन जाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि जो यूएसए है वो हमारे से 74 या 72 टाइम्स आगे है, उनकी इनकम, उनकी जो पैसे की वैल्यू है, ठीक है। तो वो एक्सचेंज रेट होता है कि जिस रेट पे वो $1 जो है वो बदलेगा इंडियन रुपीज़ में, दैट इज़ एक्सचेंज रेट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किस लिए होता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। अब सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस क्या रहती है इसमें? इंपॉर्टेंस होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, डिस्क्रिप्शन क्या है कि नेशनल इनकम कितनी है, ठीक है, वो रिवील करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, उससे रिवील होता है कि भैया देश की हालात कैसे हैं। गवर्नमेंट बजट देखते हैं। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो देखते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता लगता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जानने को मिलती है हमें कि कितना स्टेबल है हमारी कंट्री। अलग अलग पॉलिसीज, फिस्कल बजटरी पॉलिसी बनती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, इससे पता लगता है कि हमारी इंडिया जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में बाकी कंट्रीज़ के कंपैरेटिव कैसी है। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जो हम गुड्स, जैसे कोई भी गुड्स, जैसे कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे कपड़े की शॉप है, मैं 1 लाख के कपड़े बेचती हूँ चाइना, या मैं किसी अमेरिका में भेजती हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया, कि मैंने एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है। अब वही यूएसए से मेरे पापा अगर मेरे लिए फॉर एग्जांपल कोई भी फर्म, कोई भी हमें भेजती है, मैं कहीं से बाहर से खरीदती हूँ कोई कपड़ा या कोई चीज़ इन अ लॉट फॉर बिजनेस पर्पस, कह रही हूँ, ऐसे नहीं कि शॉपिंग करके आई हूँ, उसको नहीं हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में मानेंगे, ठीक है। तो उसको सपोज मैं बाहर से कोई मशीन मंगवा रही हूँ, तो उस पर वो क्या हो गया? मेरे लिए इम्पोर्ट हो गया, मेरी कंट्री में बाहर से चीज़ आई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का स्टेटस देखते हैं। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन,